देखो पिछले क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ट्राइगोनल वॉइड के बारे में और उसके रेडियस रेशियो के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमारे पास आया था टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन यूनिट सेल में क्या है, और इसका रेडियस का रिलेशन एटम के रेडियस के साथ क्या होगा, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे, डिस्कशन उसका हो चुका था। अब इसके बाद अगला बात हमारे पास आता है इसके बारे में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में और उससे रिलेटेड उनके लोकेशन के बारे में, उनके रेडियस के कैलकुलेशन के बारे में, इन सारी बातों का हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहला बात आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सिंपल सी बात है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस होगा कैसे। तो हमने कहा था जब दो ट्राइगोनल लेयर को, व्हेन टू ट्राइगोनल लेयर ऑफ एटम, टू ट्राइगोनल लेयर ऑफ एटम, two trigonal layer of atoms are inserted from opposite side, inserted from opposite side over each other, opposite side over each other, then the produced void is called, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तीन एटम को हमने ट्राइगोनली 1, 2 और 3, तीन एटम को ट्राइगोनली अरेंज किया हमने, और ये एक साइड से हुआ। दूसरे तीन एटम को भी हमने ट्राइगोनली अरेंज किया, तो दोनों अपोजिट हो गए, एक ऊपर की तरफ हुआ तो एक नीचे की तरफ हुआ। तो इस समय जो वॉइड 3 और 3 6 एटम पैक हो गए, तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट हुआ, इसी वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसको हम दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। सिंपल सा बात समझ जाना है कि जब दो ट्राइगोनल लेयर ऑफ एटम्स को अपोजिट साइड से इंसर्ट करेंगे, तो उस समय जो वॉइड 3 और 3 6 एटम जब ये पैक होगा, तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट होगा एक्चुअल में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। इसको अगर हम लोग समझेंगे तो जैसे ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब होता है कितना, ऑक्टाहेड्रॉन 8 फेस होता है। और ये बेसिकली तुम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े थे, एक बार आइडिया ले लो, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। तो अल्टीमेटली इसको दूसरे व्यू से अगर समझें, इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1 2 3 4 एटम को हमने ऐसे अरेंज किया, एक एटम को ऊपर से डाल दें और एक एटम नीचे से डाल दें, तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट होगा यही वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। सिंपल है, ये 1 2 3 4 एटम को ऐसे अरेंज किए, एक ऊपर से और एक नीचे से जब इंसर्ट करेंगे, तो जो वॉइड क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, उस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्लियर है बात। तो इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम इसको बोले, जो अगर इसको 3 डायमेंशनली समझने का प्रयास करते हैं, अगर हम और क्लियरिफाई करके सिंपल फॉर्मेट्स में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, हम ऐसे कर सकते हैं, 1 एटम 2 एटम 3 एटम और 4 एटम। 4 एटम ऐसे हो गया स्क्वायर प्लेनर में, और 1 एटम ऊपर से इंसर्ट कर दिए, 1 एटम नीचे से इंसर्ट कर दिए। तो ये कुछ इस तरह से जब पैकिंग में जाओगे और दूसरे व्यू से देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो उस समय जो वॉइड यहाँ पे क्रिएट होगा, ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, यही वॉइड हमारा कौन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। एक बात तुमको समझने की आवश्यकता है, ये जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, सिंपल बात समझो, तो जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली कितने एटम से घिरा हुआ है, तो दिख रहा है ये एटम जो हमारे हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल अगर हम देखेंगे तो 4 और 2 6 एटम से सराउंडेड है। इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कहेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6 होगा। तो सिंस वन octahedral void
इज सराउंडेड बाई, इज सराउंडेड बाई किसके द्वारा, सिक्स सिक्स एटम, हेंस हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स। इस कारण से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, सिक्स होगा। तो पहला बात तो हम ये समझने में कामयाब रहे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है। तो हम बोले दो ट्राइगोनल लेयर को जब अपोजिट साइड से इंसर्ट किए तो जो वॉइड क्रिएट हुआ उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। इसको दूसरे व्यू से समझे तो चार एटम को एक लेयर एक प्लेन ले लिए, उसमें एक दो तीन चार एटम को स्क्वायर रूप में अरेंज किए, एक ऊपर से पुट कर दिया और एक नीचे से पुट कर दिए, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, 8 गो फेस वाला बन गया। और मतलब ये चार और उसके ऊपर से एक दो तीन और एक चार, चार इधर और चार नीचे, 8 गो फेस बन गया। इस कारण से इसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। और अंदर का जो वॉइड बना वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सिंपल सिंपल बात यही समझना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहे कि इसको ये क्लियर हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये क्लियर हो गया। ये आशा करते हैं कि ये बातें हमको समझ में आ गई होगी। अब बात हमारे पास होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के प्रोडक्शन की बात करें तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड थोड़ा सा हम बात करेंगे। यहाँ लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ गिवन यूनिट सेल, इन अ गिवन यूनिट सेल। एक गिवन यूनिट सेल में, इन अ गिवन यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या लोकेशन होगा, थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या होगा। बेसिकली याद रखने का है इसमें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है, दो जगह, एक एज के सेंटर पे और एक जो होता है वो बॉडी के सेंटर पे। तुम समझ सकते हो। चलो बॉडी की बात करो, ऐसे तुमको शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो समझो इसको, अगर मान लो ये एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल की बात कर लो तो इसमें 6 गो फेस का सेंटर था, याद करो। तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम और चार एटम, चार एटम को हमने ऐसे अरेंज कर दिया। ऐसे सोचो, मान लो जिस रूम में हो उसी को इमेजिन करो। तो एक उसका जो फेस के सेंटर का एटम है, तो एक ही फेस, एक वो फेस, एक ये फेस और एक ये फेस, चार फेस ऐसे हो गया सामने सामने। चार गो दीवाल, चार गो दीवाल हो गया, एक दीवाल, दो दीवाल, तीन दीवाल, चार दीवाल का सेंटर हो गया। चार एटम ऐसे अरेंज हो गया, चार एटम जो है वो ऐसे अरेंज हो गया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ऐसे है। एक ऊपर का एटम छत हो गया और एक फर्श हो गया। तो फर्श से एक एटम डाल दिए, एक छत से डाल दिए, तो चार और दो छह हो गया। तो यही चीज यहाँ दिख रहा है। तो स्वाभाविक है जो हमने बताया कि चार एटम, एक दो तीन चार एटम रूम का ये ऐसे हो गया, और एक ऊपर वाला एटम और एक नीचे वाला एटम, जब वो पैक हुआ तो सब जगह सब जाके बीच में सटेगा। तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो पहला बात तो समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट कहाँ होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे क्रिएट होगा। क्यों? तो क्योंकि सेंटर पे क्रिएट होने का कारण है उसके फेस सेंटर एटम जो है वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। एक दो तीन चार, एक बार फिर रिपीट कर दे, इस फेस का सेंटर, उस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर और इस फेस का सेंटर, मतलब चारों दीवार का सेंटर हो गया वो स्क्वायर की तरह अरेंज हो गया। एक दो तीन चार, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। तो जो पैक हुआ सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर प्रीवियसली बताया, जस्ट उसी को इमेजिन करते हुए इसको हम सोचेंगे तो हमारा आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। तो एक तो बॉडी के सेंटर पे क्रिएट हो गया। अब यही बात थोड़ा सा समझो कहाँ पे, एक एज पे भी। तो मान लो एक एज से याद होगा 4 गो एज जुड़ता है यूनिट सेल का। तो मान लो कि ये एक दीवार का एक किनारा है, तो किनारा के सेंटर पे एटम है, सेंटर पे वॉइड क्रिएट होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह क्रिएट होगा। यही याद करो ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट हुआ था बेटा, वो हुआ था बॉडी के डायगोनल पे, पर बॉडी डायगोनल नियर ईच कॉर्नर एगो प्रोड्यूस हुआ था, मतलब पर बॉडी डायगोनल 2 गो प्रोड्यूस हुआ था, हर कॉर्नर पे एक के नजदीक में एक एक गो प्रोड्यूस हुआ था टेट्राहेड्रल। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कहाँ क्रिएट हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा पहला बोले कि जो बॉडी का सेंटर है वहां क्रिएट होगा, और एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे को तुम आसानी से समझ सकते हो। कैसे? सोचो ये एज है, तो एक किनारा, मतलब एक रूम का कोई किनारा है, तो उसका किनारा का जो सेंटर लेंगे
तो उस सेंटर पे कै गो एटम होगा, तो एगो इस फेस का सेंटर, एगो उस फेस का सेंटर। क्लियर है? मतलब टोटल एटम को देखेंगे तो फेस के जो सेंटर पे एटम है उसमें फेस के सेंटर कितने हो गए, तो एक अपना फेस सेंटर, इसका फेस, एगो उधर का फेस, एगो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और उसके बाद दो एटम अपना इसका और इसका, तो 6 एटम हो गया। तो अल्टीमेटली उतना नहीं समझ के हम डायरेक्ट इसको दिमाग में रख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, octahedral void is produced at body center position as well as body center position as well as कहाँ पे, at all edge center, सारे एज के सेंटर पे क्रिएट होगा। मतलब तुमको अगर समझना है तो तुम यहाँ से ऐसे समझ सकते हो कि ये यूनिट सेल है, और यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे ये यूनिट सेल है, इसमें एटम्स की बात कर लो तो कहाँ कहाँ वॉइड क्रिएट होगा थोड़ा समझो। तो इसमें जो वॉइड क्रिएट होंगे हमारे, तो पहले देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे क्रिएट होगा, मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमने कहा एक यहाँ क्रिएट हुआ, उसके बाद जितने भी एज हैं सारे एज के सेंटर पे ये क्रिएट होंगे, सारे जो एजेज हो गए सारे एज के सेंटर पे ये क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड एट ऑल, एक बॉडी सेंटर यहाँ पे, तो बॉडी सेंटर एज वेल एज ऑल एज सेंटर सारे पोजीशन पे पाए जाएंगे। मतलब ये जो फिगर है, फिगर शोइंग octahedral, ये octahedral void इन एन यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में octahedral void का लोकेशन हो गया ये। तो अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ octahedral void का, टोटल नंबर ऑफ octahedral void पर यूनिट सेल कितना आएगा, तो चलो सिंपल सा हो गया। एगो तो बॉडी का सेंटर पे पाया गया तो 1/1 × 1 प्लस एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है, और टोटल 12 को एज पे मिला है तो × 12 हो गया, तो 1/1 ये हो गया 1 प्लस ये कट के हो गया 3, 1 + 3 कितना हो गया 4, ये हो गया कितना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास आ गया 4 गो। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो आया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास 8 गो आया था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल आया कितना 4। मतलब ओवरऑल हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, हम ये मेंशन कर सकते हैं कि पर यूनिट सेल अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा है सिंपल पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हमारा कितना है 4, और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है हेड्रल वॉइड ये हमारा है 8। अब थोड़ा समझो कि पर यूनिट सेल जेड वैल्यू हो गया, जेड कितना हो जाएगा 4, सिंपल समझो। जेड क्या था, नंबर ऑफ स्फीयर। तो सिंपल अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे तो ये सिंपल कर सकते हो जेड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लो, ये तो पहली बात हमने समझा दी पर यूनिट सेल। और हम जानते हैं सिंस ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, octahedral and tetrahedral void both are produced at कहाँ पे, ये बॉडी के कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, octahedral and tetrahedral void both are produced in FCC unit cell, in FCC unit cell only, ये FCC यूनिट सेल में ही प्रोड्यूस होते हैं केवल। ठीक है, तो इस कारण से नंबर ऑफ स्फीयर और एटम पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी इसी को ना बोलते हैं जेड वैल्यू। और यही हमारा कितना दे रखा है, हमको ये दिया हुआ है 4। तो जब ये 4 दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इन एफसीसी में हम जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा किस 4 है, 4 का मतलब हो गया जेड वैल्यू के बराबर,
और टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमारा है, टेट्राहेड्रल वॉइड ये हमारा बराबर हुआ किसके, 2 इंटू जेड वैल्यू के बराबर, 2 इंटू जेड वैल्यू के बराबर। तो ये दोनों बातें जो हमारे पास आ रही हैं ये 2 इंटू जेड वैल्यू के बराबर। तो एफसीसी यूनिट सेल और ये हो गया, दोनों बातें हमारी नजर में आ जानी चाहिए। एफसीसी यूनिट सेल के लिए टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा जेड वैल्यू के बराबर, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा 2 इंटू जेड वैल्यू के बराबर होगा। तो ये बात तो अब हम समझ पा रहे हैं कि किसी भी यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ लोकेटेड होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लोकेटेड होंगे, पर यूनिट सेल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। ये बात हम आशा करते हैं कि अब हमको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात। अब हमारी बात आती है कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका रेडियस का क्या रिलेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा हम इसका भी बात कर लें। तो रिलेशन बिटवीन, एक बात और हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ octahedral void and radius of atom, octahedral void and radius of atom, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पे रिलेट करते हैं, समझो इसको, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम। स्वाभाविक है हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ, यूनिट सेल ऐसे समझो, ये हमारा जो यूनिट हम बॉडी सेंटर से ही रिलेट कर देते हैं क्योंकि बॉडी सेंटर में तो क्रिएट हुआ ही है। सोचो तो ये एटम यहाँ पे बॉडी का सेंटर, यहाँ पे बॉडी का सेंटर, ये बॉडी का सेंटर, ये बॉडी का सेंटर, एक ऊपर और एक नीचे वाला एटम, जब ये मिला तो यहाँ क्रिएट हुआ वॉइड। यहाँ पे यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे, तो जब ये वाला और ये वाला ये ऐसे हो गया स्क्वायर प्लानर, और एक ऊपर से और एक नीचे से, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो स्वाभाविक है ये एटम, सोचो इस दीवार का सेंटर, इस दीवार के सेंटर का बीच का दीवार, दो दीवार के बीच का डिस्टेंस एज लेंथ होगा, यही ना एज लेंथ होगा, एज लेंथ एज लेंथ एज लेंथ एज लेंथ। तो स्वाभाविक है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दीवार, तो स्वाभाविक का डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। तो इसी फिगर को जो हमने यहाँ फिगर बनाया है, इसी को क्लियरिफाई करने के लिए जो हमने प्रीवियसली फिगर बनाया था, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसी को समझाने के लिए बोला कि ये जो 4 एटम है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम और ये 4 एटम, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो जो वॉइड क्रिएट हुआ हमारा, यही ना वॉइड क्रिएट हुआ, यही वाला वॉइड तो हमारा कौन है, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यही दिखा रहे हैं। तो मान लो हम यहाँ से चलेंगे, इस एटम को हम यहाँ से मेंशन कर ले, मिला लेते हैं, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। तो स्वाभाविक है यहाँ से अगर हम लोग इस बात का जिक्र कर लेंगे, इस बात को अगर हम मेंशन करेंगे, तो देखो क्या होगा, रेडियस ये आर, ये भी हमारा क्या होगा, ये आर है। तो स्वाभाविक है जब यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब मान लो कि हम इसको मान लेते, ये ए बी, ये सी है और ये डी है, तो ये अगर हम लेके चलेंगे बी सी, बीसी जो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा, अब इसको ए मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2a। अच्छा, ये कटायन है, ये कैपिटल रेडियस आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और स्मॉल आर। मतलब हमने यहाँ पे ये मान लिया कि रेडियस ऑफ एटम, यहाँ पे हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं रेडियस ऑफ एटम, ये जो रेडियस है हमने मान लिया, लेट रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस कैपिटल आर है, और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, तो ये हम मान लिए स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहां से अगर हम चलेंगे तो BC इजकल टू हमारा क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये 2 कॉमन कर लेंगे तो r प्लस आर इजकल टू क्या हो गया, √2a, और यहाँ से r प्लस आर इजकल टू क्या हो गया, √2a/2,
और r प्लस आर इजिकल टू क्या हो गया a बाई √2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है बात? यही हो गया। अब यहां से ये तो एक इक्वेशन हो गया, और यही से एक बात और अगर हम रिलेट कर लें कि रेडियस इसमें वॉइड में जा रहे हैं, एक तो रिलेशन ये हो गया। अब इस ए की बात कर ले तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया कि आर ए इजिकल टू 2r है। तो सिंस हम यहां से जाएंगे तो हमको पता है 2r ये हमारा हो गया सी डी। हमको पता है सी डी इजिकल टू क्या हो गया, सी डी इजिकल टू हो गया आर प्लस आर इजिकल टू क्या हो गया ए। तो यहां से क्या हो गया 2r इज इक्वल टू ए, और a इज इक्वल ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। तो इजकल टू हो जाएगा कितना है, ये है a बाई √2 है, अपॉन ये हो जाएगा a बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई कैपिटल R इजकल टू a बाई √2 इंटू क्या हो गया 2 बाई ए कट गया, √2 से कट के √2 हो गया। ठीक है, अब लाके यहाँ पे पुट करते स्मॉल r बाई कैपिटल R इजकल टू हो गया √2 माइनस 1, और स्मॉल r इजकल टू क्या हो गया √2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R 1.414 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, और स्मॉल r इजकल टू 0.414 कैपिटल R। ये रेडियस रिलेशन हो गया किसका, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का रिलेशन हो गया। आशा करते हैं ये बातें तुमको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बात? एक बार फिर रिपीट कर दूं। ये जो वॉइड आया हमने कहा एक 4 एटम को हमने ऐसे अरेंज किया, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो जो वॉइड क्रिएट हुआ वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ तो इसका अगर ऐड कर देते ये स्क्वायर की तरह हो गया तो √2 है, तो सीधा हमारे r प्लस आर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू √2 है। एक इक्वेशन ये आया और एक r प्लस आर ए है, तो यहाँ से एक आया, दोनों को डिवाइड किए वहां रिलेशन आ गया। तो ट्राइगोनल वॉइड के लिए स्मॉल r इक्वल टू 0.155 कैपिटल R, टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 कैपिटल R, और ऑक्टाहेड्रल के लिए रेडियस जो होगा वो 0.414 कैपिटल R होता है। ये तीनों रिलेशन तुमको बातें समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं इसमें तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात सबको? चलो इसको लिखोगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखो एक बात समझो, जब एटम पैक होगा तो लैटिस पॉइंट पे एटम्स जब बना रहे होंगे तो बीच में गैप आ रहा है जिसको हम वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट कर रहे हैं, जो वॉइड हमको दिखा। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें कटायंस और एनायंस होते हैं। कटायन और एनायन में जनरली जो हमारा होता है, हम शायद पहले भी डिस्कस किए हैं इस बात को, कि जो हमारे कटायन और एनायन होते हैं, कटायन और एनायन में जिसका साइज बड़ा होता है वो लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करता है, और जिसका साइज छोटा होगा वो इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड को ऑक्युपाई करता है। थोड़ा सा एक लाइन हम मेंशन कर दें, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड those ion which is bigger in size, bigger in size occupies lattice point, while the smaller one occupies the interstitial site और voids। क्लियर है? जैसे सिंपल बात कर दो, एक let us consider AB is an ionic compound। एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब हम मान लेते हैं कि ए बी एक आयनिक कंपाउंड है। ए बी टूटा ए प्लस और प्लस बी माइनस में। तो अगर हम कहेंगे सेंस यहाँ पे साइज कटायन और एनायन है, तो साइज ऑफ कटायन इसमें अगर मान लो इफ साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन साइज ऑफ कटायन, सिंपल बात समझो, जिसका साइज बड़ा होगा, बी का बड़ा है, इस कारण से बी माइनस जो है वो लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा।
लैटिस पॉइंट पे जाएगा, मतलब यूनिट सेल बनाएगा, ठीक है। और जबकि जो उसका साइज छोटा होगा, साइज यहाँ छोटा ए प्लस का है, तो ये ऑक्यूपाई करेगा ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट, ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है बात? बी माइनस और ए प्लस है, इसमें से बी माइनस लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा और ये, लेकिन अगर यही बात कहोगे इफ साइज ऑफ, मान लो कभी कटायन का साइज बड़ा हो जाए साइज ऑफ एनायन से, तो एनायन से अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जिसका साइज छोटा होगा वो वॉइड में जाएगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो, तो यहाँ पे कटायन ज्यादा है, इस कारण से कटायन जो है वो लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा, और जो एनायन हमारा है वो ऑक्यूपाइज करेगा किसको, इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल सा बात है। तो एक बात यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये जो हमारे हैं बातें यही हैं। हाँ, हम एक बात दिमाग में रख सकते हैं कि generally anions are bigger than cation, इस कारण से hence anion forms the cubic lattice while cation occupies the interstitial site और void, एनायन लैटिस पॉइंट को बनाएगा और कटायन जो होगा वो वॉइड में जाएगा। ज्यादातर केसेस में यही होगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में एनायन बड़े होते हैं, लेकिन अगर कटायन बड़ा हुआ तो वो लैटिस पॉइंट को बनाएगा और एनायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में एनायन यूनिट सेल बनाएगा और कटायन उसके वॉइड में जाएगा। इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है। ये बेसिक बातें हैं जो थोड़ी सी दिमाग में हमको अटनी चाहिए, ये कि कटायन और एनायन में से जो बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट बनाएगा और जो छोटा होगा वो इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड को तुम्हारा ऑक्यूपाई करने वाला है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सबको? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि जो हमारे एटम्स है, ये लैटिस पॉइंट को अगर हम एक बात और इस पर जिक्र कर दे, ये जो हमारे लैटिस पॉइंट पे एटम्स जा रहे हैं इनको एक्सप्रेस करना है, और जो वॉइड में एटम्स गए हैं उनको एक्सप्रेस करना है। तो वॉइड में जो एटम्स गए उनके वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड के नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब जहां पे कटायन गया है उसको बताने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेडियस रेशियो का। तो थोड़ा सा एक आइडिया वो भी हमारे पास आ रहा है, हम थोड़ा उसको डिस्कस कर दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब बात आएगा, आशा करते हैं कि ये बात तुम लोग लिख चुके होगे। क्लियर है? लिख लोगे? चलो तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बात हमारे पास आता है कौन सा? तो हमारे पास आया ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो, ये रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों यूज करते हैं ये समझो। तो रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज किया जाता है कटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए। रेडियस रेशियो पहले है क्या? तो रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम, बताओ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन, विथ रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कटायन विथ रेडियस ऑफ एनायन। मतलब रेडियस रेशियो अगर हम कह दें तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू हो गया रेडियस ऑफ कटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, मतलब आर कटायन बाई आर एनायन, आर कटायन बाई आर एनायन, ये रेडियस रेशियो हो गया। क्लियर है बात? इसका यूज क्यों करते हैं? तो रेडियस रेशियो, अब ये जो हम लोग यूज किए पहले ये निकाल लिए,
हमारा काम होगा कि रेडियस रेशियो निकाल लेना। कटायन का रेडियस दिया रहेगा, एनायन का रेडियस दिया रहेगा, निकाल लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, तो ये याद रखेंगे, रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो is used to determine ratio is used to determine coordination number and shape of void कहो या कटायन कह दो, क्योंकि कटायन ही void में जा रहा है। शेप ऑफ कटायन क्योंकि वो ऑक्युपाई करे, या कटायन उसी void को, तो दोनों बात कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ कटायन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहली बात, रेडियस रेशियो सिंपल सा बात है, क्या है, रेडियस ऑफ कटायन को जब रेडियस ऑफ एनायन से डिवाइड करते हैं तो हम मतलब क्वेश्चन में कटायन का रेडियस देगा, एनायन का रेडियस देगा, और अगर नहीं देगा तो कोई ज्योमेट्रिकल तुमको कैलकुलेशन का डाटा दे देगा जिसके थ्रू तुम कटायन और एनायन के रेडियस को निकाल के उनका रेशियो ले लोगे। अब जो रेशियो लिया गया तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो यूज करके दिया गया है, यहाँ पे हमने निकाल लिया है रेडियस रेशियो। अब ये रेडियस रेशियो जो हमारा है, मतलब कटायन का रेडियस बाई एनायन का रेडियस, ये जो हमारे पास आया, ये आया। अब इसमें जब हम रेडियस रेशियो निकाले तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन का डिवाइड कर दिए, यहाँ से आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी से इसके स्टेप का एक्सप्लेनेशन यूज किया गया। क्लियर है, तो समझो, जब हम रेडियस रेशियो निकालेंगे, और रेडियस रेशियो जो आया पहली बार है अप टू 0.155, अप टू 0.155 तक आया, इसका मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और उसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। बताया गया कि हम रेडियस रेशियो निकाल लेंगे, और रेडियस रेशियो निकालने के बाद अगर वो 0.155 तक आया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि हमारा क्या है, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और शेप क्या होगा, लीनियर होगा। समझ में आ रहा है बात सबको, गुड। अब यही बात अगर करेंगे, यही अगर है 1.155 से लेकर 0.225 तक अगर हुआ ये डाटा, तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर है। अगर ये वैल्यू हमने निकाला और ये 0.225 से लेकर 0.414 तक आ गया, इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और इसका जो शेप होगा वो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर है, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब यहां से अगर जाएंगे तो ये वैल्यू अगर मान लो 0.414 से लेकर 0.732 तक होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर है बात, समझ में आई बात। और यही वैल्यू अगर इक्वल और ग्रेटर देन 0.732 हो गया, अगर कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो अगर इससे ज्यादा हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, वो बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। ये इसका शेप जो होगा वो बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। तो बात सीधा सा हो गया कि हमने यहाँ क्या किया कि रेडियस रेशियो निकाल लिया, रेडियस रेशियो का वैल्यू देख लिया। अब देखो एग्जैक्ट 0.732 आएगा तो यहाँ नहीं डाल के यहाँ डालना है, एग्जैक्ट 0.414 आएगा तो यहाँ नहीं डाल के यहाँ डालना है, एग्जैक्ट 0.225 आएगा तो यहाँ नहीं डाल के यहाँ डालना है, एग्जैक्ट 0.155 आएगा तो यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और शेप उसका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यही बात अगर हम यहाँ कहेंगे, अगर वैल्यू हमको आगे मान लो 0.414, तो हम कहेंगे यहाँ नहीं, इसमें यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और शेप हमारा जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल है। समझ में आ रहा है बात सबको, क्लियर है। तो ये आशा करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ रही होगी कि कटायन एनायन का रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो जो आएगा उससे चेक कर लेंगे कि हमारा जो है मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उस कटायन का हमको क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है बात सबको, क्लियर है बात सबको। तो आशा करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ रही होगी। अब इससे रिलेटेड तो इससे क्वेश्चंस आसान होंगे, सिंपल है, तो या तो सीधे कटायन एनायन का रेशियो करके निकाल लेंगे, या नहीं तो हमको दिया रहेगा क्या, तो हमको दिया रहेगा इसका ज्योमेट्रिकल कोई फिगर दे देगा, उससे कटायन और एनायन का रेडियस निकाल के तब तुम उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो यहां तक आशा करते हैं तुमको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि बात कटायन और एनायन की आ रही है,
तो जब कटायन और एनायन कभी कभी क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको मिलेगा कि कटायन और एनायन के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सेफ कोऑर्डिनेशन नंबर तो है ही एनी कंपाउंड का, इसके साथ साथ उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ इन कटायन और एनायन के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है उसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसकी बात करेंगे हम लोग। और इसमें जो हम लोग अभी तक पढ़े, हमने वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वॉइड पढ़ा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम गया तो मान लो कि वो यूनिट सेल बनाया, ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल में गया, ये टेट्राइगोनल वॉइड में गया, ये टेट्राहेड्रल में गया, ऐसे क्वेश्चंस अगर रहेंगे और उस समय कहेगा बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को बनाने का इसका तरीका, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कटायन एनायन के बीच में उसकी बात, और रेडियस रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी बात, इन सारी बातों को हम लोग अगले लेक्चर में समराइज करेंगे और उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कटायन और एनायन के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम्स जा रहा है यूनिट सेल के अलावा भी, तो उसका कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो हमने यहाँ रेडियस रेशियो पढ़ा है इससे कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इन सभी बातों का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें तुमको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? क्लियर सबको? चलो तो अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे।